वेलकम स्टूडेंट्स। राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी जयपुर की ओर से मैं प्रीतिबाला शर्मा फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ में। छात्रों, बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय में हम एक नवीन बिंदु की चर्चा कर रहे थे, पाठ्य सामग्री के चयन के मानदंड। पाठ्य सामग्री के चयन के मानदंडों को मैंने दो भागों में विभाजित किया था, भाग ए और भाग ब। भाग ए की वीडियो में हमने पाठ्य सामग्री के चयन के मानदंडों को स्टैनली निस्बत द्वारा प्रस्तावित मानदंडों के अनुसार समझा था। उसमें हमने समझा था कि स्टैनली निस्बत में पाठ्य सामग्री के चयन के कौन कौन से मानदंड निर्धारित किए गए हैं। संक्षिप्त रूप से स्टैनली निस्बत द्वारा प्रस्तावित मानदंडों को एक बार फिर से चर्चा कर देती हूँ ताकि दोनों वीडियो को आपस में संबद्ध किया जा सके। स्टैनली निस्बत ने पाठ्य सामग्री के चयन के लिए शैक्षिक उद्देश्यों को दो वर्गों में विभाजित किया था। सबसे पहले उन्होंने 12 शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए थे। इन 12 शैक्षिक उद्देश्यों को उन्होंने निर्धारित करते समय ये भी निर्धारित किया था कि यदि पाठ्य सामग्री का चयन करते समय यदि इन 12 शैक्षिक उद्देश्यों को फॉलो किया जाए या यह देख लिया जाए कि किसी भी विषय वस्तु या पाठ्य सहगामी क्रिया जिसका हम चयन कर रहे हैं, यदि वह विषय वस्तु इन 12 शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सिद्ध होती है, तो उस विषय वस्तु या पाठ्य सहगामी क्रिया को पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए। परीक्षण की दृष्टि से उसे देख लेना चाहिए कि ये 12 उद्देश्यों की दृष्टि से उचित है या नहीं। इन 12 शैक्षिक उद्देश्यों को स्टैनली निस्बत ने एक तालिका के रूप में बद्ध कर दिया, यानी कि इस तालिका को देखने पर एक ही दृष्टि में यह समझ में आ जाता है कि कोई भी विषय वस्तु या पाठ्य सामग्री उपयोगी है या नहीं। उन शैक्षिक उद्देश्यों की दृष्टि से उस तालिका में उन्होंने उन शैक्षिक उद्देश्यों को और विषय वस्तु को दोनों को उसमें मेंशन किया है, निर्धारित किया है। इससे ये पता लग जाता है कि उन उद्देश्यों की दृष्टि से वह विषय वस्तु उपयुक्त है अथवा नहीं है। आज के इस वीडियो में हम डी.के. व्हीलर द्वारा प्रस्तावित चयन के मानदंडों को समझेंगे। पढ़ते हैं डी.के. व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंड। पाठ्य सामग्री के चयन के लिए व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंडों को दो भागों में विभक्त किया गया है। मुख्य मानदंड, जिसके अंतर्गत दो बिंदु आते हैं, वैधता और महत्व, और दूसरा है गौण मानदंड। इसके अंतर्गत 4 बिंदु हैं। पहला है शिक्षार्थी की आवश्यकताएं, दूसरा है उपयोगिता, तीसरा है अधिगम योग्यता और चौथा है सामाजिक तथ्यों के साथ संगति। इन मानदंडों को हम विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है मुख्य मानदंड। मुख्य मानदंड के अंतर्गत व्हीलर वैधता को लेते हैं कि वैधता की दृष्टि से पाठ्य सामग्री में किन तत्वों को समाहित किया जाना चाहिए। वैधता के अर्थ में 3 दृष्टिकोणों को देखा जा सकता है। पाठ्य सामग्री का जिनसे संबंध है, इसके अंतर्गत 3 दृष्टिकोणों को देखा जा सकता है, जिसमें पहला है तकनीकी दृष्टिकोण। तकनीकी दृष्टिकोण यानी कि इसका मतलब ये है कि पाठ्य सामग्री और अपेक्षित लक्ष्यों के गहन संबंध के अंतर्गत इसे लिया जाना चाहिए। जो भी पाठ्य सामग्री चयन की जा रही है उसका और जिन लक्ष्यों की पूर्ति हम चाहते हैं उन दोनों का आपस में गहन संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका आपस में कोई संबंध ना हो, पाठ्य सामग्री उन अपेक्षित लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक ना सिद्ध हो रही हो। इस दृष्टि से उसी पाठ्य सामग्री को वैध कहा जा सकता है जो अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। वैधता के इस दृष्टिकोण में विषयों के साथ साथ उनके थोड़े थोड़े अंश भी लिए जा सकते हैं। इसलिए टेक्निकल व्यू में यदि हम देखें तो तकनीकी दृष्टिकोण में के अंतर्गत ये देखना बहुत ज़रूरी है
कि जिस भी पाठ्य सामग्री का चयन किया जा रहा है वह अपेक्षित लक्ष्य के साथ में संबद्ध हो, यानी कि पाठ्य सामग्री और लक्ष्यों के बीच गहन संबंध होना चाहिए। दूसरा है पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता। पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता के अंतर्गत हम इसे इस तरह से समझेंगे कि जो मानव ज्ञान है, ह्यूमन नॉलेज जो है, वो जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उतनी ही तेज़ी से उसमें परिवर्तन भी होता जा रहा है। जिस ज्ञान को आज हम प्राप्त करते हैं उस ज्ञान में वृद्धि भी होती है और उसमें बदलाव भी होता है। तो ज्ञान के इस परिवर्तन के क्रम में केवल तथ्य ही नहीं, यानी कि फैक्ट्स ही नहीं, बल्कि उनकी संकल्पनाएं और जो सिद्धांत जो निर्धारित किए गए हैं वो भी निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि समय का बदलाव है। आज के समय में जो संकल्पनाएं या जो सिद्धांत बनाए जा रहे हैं, समय के साथ उनमें बदलाव आएगा और आने वाले समय में उनके सिद्धांतों में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो वे सिद्धांत जो आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक हैं, वे आने वाले समय में निरर्थक भी सिद्ध हो सकते हैं। तो इस दृष्टि से प्रामाणिकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ज्ञान इस तरह से अस्थायी भी हो जाता है क्योंकि संकल्पनात्मक ढांचे पर निर्भर है। तो कोई भी ज्ञान जो आज स्थायी है, आने वाले समय में वह उसका महत्व अस्थायी भी हो जाता है। तो वैधता की दृष्टि से पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए इसका परीक्षण निरंतर किया जाते रहना चाहिए। हर समय ये देखते रहना चाहिए, यह निरीक्षण करते रहना चाहिए कि समय के साथ साथ वह पाठ्य सामग्री अमुक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है अथवा नहीं है, वह उस दृष्टिकोण से वैध है या नहीं है। यदि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने पर या प्रामाणिकता समाप्त हो जाने पर हम उस पाठ्य सामग्री को यदि फिर भी पाठ्यक्रम में परंपरागत रूप से स्थान देते रहेंगे तो वह विद्यार्थियों की दृष्टि से और शैक्षिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से ही अनुपयुक्त होगा, सही नहीं होगा। तीसरा है पाठ्य सामग्री के चयन में की जाने वाली भूलें। कई बार पाठ्य सामग्री का चयन जब किया जाता है तो पाठ्यक्रम आयोजक अनेक भूलें भी कर देता है। कई तरह की भूलें उससे हो जाती है, कई सामान्य भूलें होती है और कई गंभीर भूलें भी होती है। अनेक बार पाठ्यक्रम आयोजक वैध एवं उपयोगी सामग्री की उपेक्षा भी कर देते हैं और कई बार अनुपयोगी चीज़ों को भी पाठ्यक्रम में स्थान दे देते हैं और उपयोगी चीज़ों की भी जो उपयोगी चीज़ों को पाठ्यक्रम में लेना चाहिए उन्हें स्थान नहीं मिल पाता है। व्यवहार विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा कई बार हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो जैसे मानव विकास शास्त्र, संस्कृति, उसका परिवर्तन, मानव प्रकृति और मानव मूल्यों से संबंधित जो पर्याप्त उपयोगी सामग्री है उसे प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत इस पाठ्य सामग्री को प्राय सम्मिलित नहीं किया जाता। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की भूलें हैं जो कर दी जाती हैं। मूलतः अधिगम से संबंधित कई बार अधिगम प्रक्रिया, पठन कौशल, अध्ययन की अनेक आदतें, इस प्रकार की अध्ययन सामग्री की भी उपेक्षा कर दी जाती है जो सही नहीं है। कई बार ये भी देखने में आता है कि या तो पाठ्य सामग्री का चयन उद्देश्यों को ध्यान में रखे बिना ही कर लिया जाता है या फिर पहले चयन कर लिया जाता है और बाद में उन उद्देश्यों की दृष्टि से उसका औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। बाद में उसका औचित्य सिद्ध करने की कोशिश की जाती है, वह भी सही नहीं है। व्हीलर के मत के अनुसार पाठ्य सामग्री की वैधता के लिए ज़रूरी है कि उद्देश्यों का निर्धारण पहले किया जाए, उसके बाद में उनकी पूर्ति के लिए उपयुक्त पाठ्य सामग्री का चयन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से पाठ्य सामग्री के चयन में अनेक भूलें हो जाती हैं और कई बार ध्यान नहीं दिया जाता है। वैधता की दृष्टि से इन तीनों बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पाठ्य सामग्री के चयन में तकनीकी दृष्टिकोण यानी कि पाठ्य सामग्री का और अपेक्षित लक्ष्यों का गहन संबंध हो, पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता हो कि समय के साथ साथ वह प्रामाणिक हो, इसका निरीक्षण करते रहना चाहिए। और पाठ्य सामग्री के चयन में भूलें मुख्य रूप से जैसे कि पहले शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण हो और उसके बाद पाठ्य सामग्री का चयन हो, इन तीन बिंदुओं का वैधता की दृष्टि से ध्यान रखा जाना चाहिए।
डी.के. व्हीलर जो अगला बिंदु लेते हैं वो है महत्व। महत्व की दृष्टि से पाठ्य सामग्री के चयन के अंतर्गत वे ये मानते हैं कि किसी भी विषय वस्तु के महत्व का पता लगाने के लिए दो बातों की जानकारी आवश्यक होती है। पहला है उस विषय की आधारभूत संकल्पना एवं अवधारणाएं क्या हैं, और दूसरा है उस विषय से संबंधित वे कौन से सिद्धांत हैं जो उनकी सीमाओं को पार करके दूसरे क्षेत्र तक भी पहुंचते हैं। इन दो प्रश्नों के उत्तर पाठ्यक्रम निर्धारक को यानी कि पाठ्यक्रम निर्माता को या उसको बनाने वाले को इस बात की पूरी जानकारी दे सकेंगे कि पाठ्य सामग्री का उपयोग जिस भी पाठ्य सामग्री का उपयोग किया जा रहा है उसकी समस्याओं के समाधान अर्थात उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कितने व्यापक क्षेत्र में उसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इनसे तथ्यों को समझने, उन्हें व्यवस्थित करने, उनके पारस्परिक संबंधों को ज्ञात करने, पूर्वानुमान लगाने और नवीन ज्ञान की खोज करने में सहायता भी मिल सकेगी इन दो प्रश्नों के आधार पर। इस दृष्टि से पाठ्य सामग्री का महत्व निर्धारित करके अमुक पाठ्य वस्तु को पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। मुख्य मानदंड हमने पढ़ लिए। अब हम व्हीलर द्वारा प्रस्तावित गौण मानदंडों को समझेंगे, जिसमें पहला बिंदु है विद्यार्थी की आवश्यकताएं और अभिरुचियां। विद्यार्थी की आवश्यकताएं और अभिरुचियों की दृष्टि से पाठ्य सामग्री का चयन किया जाना चाहिए कि पाठ्य सामग्री वही ली जानी चाहिए जो शिक्षार्थी या बालक की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान रख सके। यदि ऐसी पाठ्य सामग्री जो बालक की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाती या उसकी अभिरुचियों को ध्यान रखे बिना ही निर्धारित कर दी जाती है तो ऐसी पाठ्य सामग्री अनुपयुक्त होगी एक शिक्षार्थी की दृष्टि से, क्योंकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का संपूर्ण विकास करना है, उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है। शिक्षा के केंद्र में क्योंकि बालक ही होता है, इसलिए बालक की आवश्यकताएं और अभिरुचियों का ध्यान रखा जाना पाठ्य सामग्री के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो विद्यार्थी की आवश्यकताएं और अभिरुचियां पाठ्य सामग्री के चयन के लिए एक उपयोगी बिंदु है। दूसरा है उपयोगिता। उपयोगिता की दृष्टि से हम देखें कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसी पाठ्य सामग्री का चयन किया जाना चाहिए जो छात्रों की वर्तमान एवं भावी समस्याओं का समाधान करने में सर्वाधिक उपयोगी हो। सामान्य रूप से हम देखें तो उपयोगिता का ये जो मानदंड है वो सभी विषयों पर लागू किया जा सकता है, किंतु विशिष्ट तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में इसकी स्थिति अधिक स्पष्ट रहती है, क्योंकि जो विशिष्ट और व्यावसायिक क्षेत्र हैं इनमें विषय वस्तु का एक निश्चित सीमा में निर्धारण पहले से ही होता है। प्रवेश के समय ही विद्यार्थियों से एक निश्चित स्तर की योग्यता रखने की अपेक्षा पूर्ण कर ली जाती है। पहले से ये देख लिया जाता है कि एक निश्चित स्तर की योग्यता इनमें ही होगी, क्योंकि जो टेक्निकल और जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जो प्रोफेशनल जो पाठ्यक्रम होते हैं उनमें प्रवेश के समय ही एक जो एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उस समय ही उनसे ये अपेक्षा पूर्ण कर ली जाती है कि इतना तो छात्रों को आता ही होगा, इतना तो उनसे अपेक्षा कर ली जाती है। तो इसके लिए विषय वस्तु का पहले से ही निर्धारण कर लिया जाता है और शिक्षण विधि में इसमें कोई विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन शिक्षण विधियों के चयन के संबंध में उपयोगिता का ये मानदंड लागू होना चाहिए कि प्रत्येक पाठ्यक्रम में जिस भी पाठ्य सामग्री को लिया जा रहा है इस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए जो जिस शिक्षण विधि के माध्यम से पाठ्य सामग्री को छात्र के लिए उपयोगी बनाया जा सके। अगला पॉइंट है अधिगम योग्यता। अंतर्वस्तु या पाठ्य सामग्री के संबंध में अधिगम योग्यता को हम इस दृष्टि से देखेंगे कि बालक में किस प्रकार की अधिगम योग्यता है, उसके स्तर के अनुसार, उसके योग्यता के अनुसार ही पाठ्य सामग्री का चयन किया जाना चाहिए। बालक के मानसिक स्तर, उसके समझने के स्तर के अनुसार ही
पाठ्य सामग्री का चयन किया जाए तो पाठ्य सामग्री को ग्राह्य बनाया जा सकता है, बोधगम्य बनाया जा सकता है। सामाजिक तथ्यों के साथ संगति। पाठ्य सामग्री के चयन में उद्देश्य एवं अधिगम अनुभवों की तरह ही परिवेश और सामाजिक तथ्यों के साथ संगति का एक विशेष महत्व होता है। तो पाठ्य सामग्री के चयन में इस मानदंड को एक आधार बनाया जाना चाहिए कि सामाजिक रूप से जो तथ्य हैं वो पाठ्य सामग्री के साथ उनकी संगति बैठी रहे। यदि वे विषम रूप से होंगे तो बालक के साथ उसकी संगति नहीं हो पाएगी। इसलिए सामाजिक तथ्यों के साथ पाठ्य सामग्री का भी की संगतता का ध्यान रखा जाना चाहिए। एक और बिंदु है इसमें निरंतरता एवं क्रमबद्धता। कोई भी पाठ्य सामग्री है उसमें निरंतरता का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान है वो निरंतर बढ़ भी रहा है और परिवर्तन भी उसमें हो रहा है। और ज्ञान का ये निरंतर परिवर्तित रूप पाठ्य सामग्री के साथ उसका तालमेल बैठना जरूरी है। इसलिए पाठ्य सामग्री में भी निरंतरता होनी चाहिए और क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। अव्यवस्थित पाठ्य सामग्री जो शिक्षार्थियों के लिए असुविधाजनक सिद्ध होती है। इसलिए पाठ्य सामग्री का चयन करते समय निरंतरता एवं क्रमबद्धता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो गौण मानदंडों के अंतर्गत हमने विद्यार्थी की आवश्यकताएं, अभिरुचियाँ, उपयोगिता, अधिगम योग्यता, सामाजिक तथ्यों के साथ संगति, निरंतरता एवं क्रमबद्धता को समझा। भाग ब के वीडियो में हमने D.K. व्हीलर द्वारा प्रस्तावित पाठ्य सामग्री के चयन के मानदंडों को समझ लिया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक नवीन बिंदु के साथ अगले वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।